गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान दें। क्लास 10th में आज हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में चर्चा करने के क्रम में सबसे पहले हम प्रस्तावना के विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। यूरोप में 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध विश्व के अधिकांश देशों की भांति राजतंत्रीय शासन व्यवस्था का प्रचलन पाया जाता था। ये राजतंत्रीय शासन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जो कि प्राचीन विश्व के साथ साथ यूरोप के विभिन्न देशों में लोकप्रिय थी। तत्कालीन समय में फ्रांस की राजनीतिक स्थिति राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संकीर्णता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। बात करते हैं परिवर्तन की। इस राजतंत्रीय व्यवस्था में परिवर्तन कहाँ से शुरू हुआ? वास्तव में यूरोप के इतिहास के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की क्रांति, जो कि विश्व की पहली सफल रक्तहीन क्रांति मानी जाती है, और 1776 में घटित अमेरिका की क्रांति, जिसने इंग्लैंड के 13 उपनिवेशों को समाप्त करके विश्व के पहले संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना की ओर अपने कदम बढ़ाए। ये दो क्रांतियां ऐसी क्रांतियां थीं जिन्होंने यूरोप के राजनैतिक क्षितिज को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अगर हम फ्रांस की बात करें तो तत्कालीन समय में फ्रांस एक प्राचीन राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत संकीर्ण विचारधारा के अनुपालन में अपने आप को जकड़ा हुआ पा रहा था। फ्रांस में लुई वंश का शासन था और फ्रांस का राजा लुई 16वां फ्रांस में राजतंत्र के जीते जागते स्वरूप के रूप में फ्रांस की जनता के स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों को प्रतिबंधित करने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। अगर फ्रांस में परिवर्तन की बात करें तो 1688 ईस्वी में घटित इंग्लैंड की क्रांति और 1776 में घटित अमेरिका की क्रांति से फ्रांस के लोगों को प्रेरणा मिली और फ्रांस के लोगों में यह विचार घर कर गया कि कहीं ना कहीं शासक वर्ग को भी हराया जा सकता है। इस प्रेरणा को और अधिक संबल उस समय मिला जब फ्रांस में मॉन्टेस्क्यू और रूसो जैसे राजनैतिक विचारकों ने अपने विचारों के माध्यम से क्रांति ला दी। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का हवाला देते हुए ये उद्घोषणा की कि राजतंत्र एक पुरानी राजनीतिक विधा है और राजतंत्र के अंतर्गत राजा को सारे अधिकार दे देना
एक तरीके से अतर्कसंगत बात होती है, क्योंकि राजा सर्वगुण संपन्न नहीं होता और राजा में सारे निर्णय लेने की क्षमता हो यह भी जरूरी नहीं है। इस प्रकार केवल राजा के पास ही सभी शक्तियों का केंद्रीकरण होने से शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में कहीं न कहीं व्यवधान की स्थिति आती है। ऐसे में शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और शासन की सफलता के लिए ज़रूरी है कि जनता का अधिक से अधिक हित किया जाए, और यह तभी संभव है जब शासन की शक्तियों को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में समान रूप से विभाजित किया जाए। व्यवस्थापिका शासन के संबंध में नियम और कानून बनाने का कार्य करे, कार्यपालिका उन नियमों और कानूनों के अनुसार देश का शासन चलाए और न्यायपालिका इस बात की व्यवस्था को देखने का कार्य करे कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके जनहित के कार्यों में बाधा न उत्पन्न कर सके। मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिए गए शक्ति पृथक्करण के इस सिद्धांत ने फ्रांस के राजतंत्र को सीधी चुनौती दी और फ्रांस की जनता के बीच एक वैचारिक जंग सी छिड़ गई, और इस जंग में रूसो ने आग में घी की तरह काम किया। रूसो ने स्वतंत्रता को मानव का सबसे बड़ा प्राकृतिक अधिकार बताया। जो प्रारंभिक विचारक हैं जैसे जॉन लॉक है, थॉमस हॉब्स है और जीन जैक्स रूसो हैं, इसमें थॉमस हॉब्स ने जीवन के अधिकार को सबसे बड़ा प्राकृतिक अधिकार बताया था, जबकि जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सबसे बड़ा प्राकृतिक अधिकार बताया था। जॉन लॉक ने अपने ग्रंथ टू ट्रीटीज ऑन द सिविल गवर्नमेंट यानी शासन पर 2 निबंध नामक ग्रंथ में संपत्ति के अधिकार को सबसे बड़ा प्राकृतिक अधिकार बताया था। वहीं रूसो ने स्वतंत्रता के अधिकार को सबसे बड़ा प्राकृतिक अधिकार बताया और ये कहा कि अगर व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो वह संपत्ति का भी अर्जन करेगा और उसे जीने का भी अधिकार अपने आप मिल जाएगा। जब संपत्ति होगी तो जीना सरल हो जाएगा, सुविधाएं अधिक होंगी और सुरक्षा का वातावरण अधिक सृजित होगा। तो ऐसे में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो जीने के अधिकार और संपत्ति के अधिकार के लिए आधारभूत संरचना का कार्य करता है। इसीलिए रूसो ने एक प्रसिद्ध उक्ति कही कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अब मॉन्टेस्क्यू और रूसो के क्रांतिकारी विचारों ने फ्रांस की जनता को पूरी तरह से उद्वेलित कर दिया और फ्रांस की जनता, जो कि फ्रांस के अत्याचारी शासन से त्रस्त थी, अधिकारों से विहीन एक त्राहिमाम जीवन में अपने आप को जकड़ी हुई पा रही थी, उसने साहस करके फ्रांस के राजा के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा की और यह संघर्ष कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। फ्रांस की जनता के द्वारा राजा के विरुद्ध उठाया गया संघर्षात्मक कदम न सिर्फ फ्रांस के इतिहास को बदलने जा रहा था, बल्कि उसने यूरोप के राजनीतिक क्षितिज में भी एक हलचल सी मचा दी थी। इसमें
फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सॉर्यू का नाम भी उल्लेखनीय रूप से लिया जा सकता है, जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें गणतंत्र, स्वतंत्रता, जनतंत्र और उदारवाद, इनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अर्नेस्ट रेनन ने, जो कि एक फ्रांसीसी विचारक था, उसने राष्ट्र की संकल्पना को एक मूर्त रूप प्रदान किया। अर्नेस्ट रेनन रहे हों, फ्रेडरिक सॉर्यू रहे हों, मॉन्टेस्क्यू रहे हों या जीन जैक्स रूसो रहा हो, इन सभी राजनैतिक विचारकों, चित्रकारों और सामाजिक विचारकों के विचारों की परिधि के अंतर्गत फ्रांस की जनता ने फ्रांस के शासक के विरुद्ध, फ्रांस के शासक के निर्णयों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का प्रथम साहस जो किया, वह यूरोप के इतिहास में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अब सेकंड वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में और उसके कारणों के संदर्भ में चर्चा करेंगे।